नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिद्धू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाई क्लासेस में एक बार फिर से एक नए मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ। पहला क्वेश्चन, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन आपको मिल जाता है आयु पर आधारित प्रश्न। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले। कोई दो व्यक्ति थे, एक ए है एक बी है। इनकी जो आयु का अनुपात है वो है 2 का और 3 का, और ये अनुपात है 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष माइनस 8 वर्ष पहले, तथा 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात बन गया 5:7। ये है 4 वर्ष पहले। तो अब आप एक बात देखिए कि प्रेजेंट की बात चल रही है, यहाँ पर वर्तमान की बात है, और वर्तमान की बात से पहले चलते हैं 4 वर्ष पहले, और फिर बात चलती है 8 वर्ष पहले की। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपको पता लगा, यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष का ही सिर्फ अंतर की बात चल रही है। अंतर है सिर्फ 4 वर्ष का, मतलब आपको जो समय का अंतर मिला वो 4 वर्ष का मिला। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। अगर अंतर 4 वर्ष का है तो पहली बात, जैसे ये बात चली तो आप सबसे पहले एक बात देखिए कि कोई व्यक्ति है, उनकी जब आयु बढ़ती है तो वो अंतर जो आज है वही आयु में चाहे 10 साल बाद पूछें या 5 वर्ष पहले पूछें, जो अनुपात आज, जो अंतर उनके बीच आज है वही हमेशा रहेगा। जैसे इन दोनों की आयु के बीच का अंतर 1 का है, 1 यूनिट का, और बाद में 4 वर्ष पहले कितने का रह गया, 2 यूनिट का। ये कभी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इसकी आयु 25 वर्ष है, इसकी आयु 35 वर्ष है, और ये सन 2000 की बात है। तो अब 2010 में क्या होगा, ये 10 साल बड़े हो जाएगा यानी कि 35 का, और ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का। तो आप ध्यान से देखिए इसके बीच कितने का अंतर है। ये आज भी इससे कितना छोटा था, 10 वर्ष, और ये आज भी इससे कितना छोटा है, 10 वर्ष। तो आप समझेंगे कि आयु अगर बढ़ रही है, इसकी बढ़ी है तो आयु बी की भी बढ़ेगी, और जो इनके बीच आज अंतर है वो हमेशा उतना ही अंतर रहेगा। अगर बी आज इससे 10 वर्ष बड़ा है तो आगे भी 10 वर्ष बड़ा ही रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ अंतर है 1 का और यहाँ अंतर है 2 का। तो हमेशा अंतर को समान कर लीजिए। अंतर समान करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर समान करेंगे तो इधर तो गुना हो जाएगी 2 की और इधर गुना हो जाएगी 1 की। तो नया अनुपात क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 वर्ष और ये 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का गैप है। ठीक है, उसके बाद बात क्या चलती है, बात ये आती है कि अब ये कितने समय की बात चल रही है। 4 से ये 5 वर्ष का हो गया, तो कितना वर्ष बढ़ा, 1 यूनिट वर्ष बढ़ा। और वो कितना बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं सिर्फ 4 वर्ष का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान आपका आया 4। तो उस हिसाब से 4 वर्ष पहले, यानी कि ये था 4 वर्ष पहले, वर्तमान से 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले ए और बी क्या रह गए होंगे, 4 वर्ष पहले ए और बी रह गए होंगे 5 चौके 20 और 7 चौक 28। तो वर्तमान में कितने के रहे होंगे, वर्तमान में कितने के रहे होंगे, 4 इसमें जोड़ दीजिए 24, 4 इसमें जोड़ दीजिए 32। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, 8 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, दोनों में 8 जोड़ दीजिए, 8 इधर ऐड करेंगे, आप इधर ऐड करेंगे 8, यहाँ बन जाएगा 40, यहाँ बन जाएगा 32। तो आप अनुपात देखेंगे 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, तो अनुपात आपको मिलेगा 4:5 का। तो अनुपात क्या हो गया, 4:8। राइट आंसर है हमारा, यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने बड़े ही शांति से और स्लो वे में आपको पढ़ाया। तो आई होप आपको पहली बार में क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, सरल करें। सिंप्लीफिकेशन का इतना आसान प्रश्न है, इससे ज़्यादा आसान क्या ही होगा। ये लिखा हुआ है 15 + 21 है, गुना ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट पे 9 है, 9 के ऊपर अंडर रूट है -2 + 5, और इसको भाग करना है आपको 2 से। तो सर क्या होगा, 15 + 21 अभी ऐसा ही रहेगा, गुना ये हो जाएगा 3 - 2 + 5, और जो भी इसकी वैल्यू होगी उसे आप भाग करोगे 2 से। तो 15 + 21, इसका मान क्या निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा 6, इसका मान निकल के आएगा 6। उसे आप 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6, तो 21 की गुना 3 में होगी, 21 × 3 = 63। 15 + 63 जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 78, और 78 यानी कि 78 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ।
तीन पदों का योगफल 9340 है, योगफल है। यदि पहले और दूसरे पद का अनुपात, पहले और दूसरे पद का जो आपको अनुपात दिया गया है वो है आपका 11:12। फिर है दूसरे और तीसरे पद का अनुपात, दूसरे और तीसरे पद का अनुपात है आपके पास 13:14। तो पहले आप इनका तीनों का अनुपात फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन की वीडियो डाली थी, देखिए वो कैसे काम आती हैं। तो सबसे पहले 11 की गुना 13 में गुना करनी, 11 की मैंने सिखा रखी है अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। फिर 12 की गुना आप करेंगे 13 में, 12 की गुना 13 में करने का मतलब है 12 गुना 12 प्लस, तो 12 की गुना 12 आप जानते हैं 144 होता है। इसमें 12 एकम 12 ही आप जोड़ देंगे तो आपको तुरंत मिलेगा 156। तो यहाँ हो जाएगा 156। फिर आपको 12 की गुना करनी है 14 में, तो यहाँ एक फंडा लगता है हमारा a² माइनस b²। 12 के गुना जब आप 14 में करेंगे तो आपको इनके बीच में मिलेगा 13। तो आप कह सकते हैं 13 से एक ज़्यादा ये है और 13 से एक कम ये है। तो a माइनस बी और a प्लस बी के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर मतलब 13² और b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर घट कर यहाँ आ जाएगा 168। मैं इसे यहाँ लिखा रहने दे रहा हूँ जिससे आप बाद में भी इसे देख सकें कि गुना करी किस तरह से गई थी। तो आगे आप क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यही है, इन्हें काटने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो देखिए 14, 16 हो गए 30, 15 हो गए 45, यानी कि 450, 8 और 9 और 8 17। तो ये आपका हो गया है 467 यूनिट। और इतने यूनिट इनका जो योग है वो किसके बराबर है, वो है 9340, 9340 के। तो जब आप x का मान निकालेंगे 9340 को जब आप डिवाइड करोगे 467 से, तो मुझे अगर मैं जीरो को हटा दूं तो इतना नंबर मुझे ये दुगना दिख रहा है। तो एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा मेरा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 20। ये पूछ क्या रहा है आपसे, पहले और अंतिम पद का अंतर, पहला पद और अंतिम पद अंतर इसका कितना है, इसका अंतर है 25 यूनिट का मान। एक यूनिट का मान 20 है तो 25 दूनी 50, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 500। और आपको 500 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर राइट आंसर आपका ये है। ठीक है सर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। क्या हुआ, ए कितने नंबर लाया है, ए लाया 67%। जो उत्तीर्ण अंकों से इतने अधिक हैं तो उन्हें घटा देते थे, और ये बराबर हो गया पास किसके बराबर, बी 27% लाया है और फेल कितने से हो गया 48 से, तो इसे पास करा दो। तो मैंने आपको इसमें क्या फंडा बताया था, एक तरफ आप परसेंटेज लिखेंगे, एक तरफ आप अंक लिखेंगे, एक तरफ परसेंटेज लिखेंगे, एक तरफ आप अंक लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज क्या बात बोलेंगे, पहले है 67%, अंक कितने हैं 192, फिर है परसेंटेज 27%, अंक कितने हैं आपके पास 48। तो क्या होता है, परसेंटेज का तो कर देते हैं आप अंतर, इनका कर देते हैं सम यानी कि योग। परसेंटेज का अंतर आपके पास आया 40%, और जैसे ही आप इनका योग करेंगे तो 240 आपके पास। तो 1% का मान आ गया 4 × 24 यानी कि 6 अंक। 1% 6 अंक के बराबर है। अगर आपसे कुल अंक पूछा जाए तो कुल अंक 100% हो गए 600। बट क्वेश्चन ने आपको कुछ और पूछा, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ आपके सामने लिखी है। प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, प्रश्न कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक, मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप एक चीज़ देखिए कि 48 अंक के साथ अगर मुझे 27% की वैल्यू दी जाए, इसकी वैल्यू 27% की वैल्यू, तो मुझे पता है कि क्या करूँगा, 48 + 27 गुना 6। ठीक है, तो 48 27 गुना 6, 7 × 2 6 दूनी 12, 120 और 7 × 42, तो 27 के हो गए 162। और जैसे ही इसमें 48 जोड़ोगे, 8 और 2 10, हासिल 1, 6 और 4 10, 11 के हासिल 1, तो आपको मिलेगा 210 अंक। इतने मुझे पासिंग परसेंटेज जरूर है, इतने न्यूनतम प्रतिशत अंक होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं सर। मनन ने 76,000 निवेश किए, कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो सर आप जानते होंगे कि जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मतलब जो लाभ होगा, लाभ कैसे देखा जाता है, लाभ देखा जाता है जो आपने निवेश किया और निवेश कितने समय के लिए किया, निवेश कितने समय के लिए किया। इन दोनों वैल्यू से आपको पता लगता है कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा।
तो इसमें बात क्या कही गई है, एक है मनन, एक है विवेक। इन्होंने पैसे लगाए, 76,000 रुपये मनन लगाता है और विवेक जी हमारे लगा रहे हैं 57,000 रुपये। ठीक है, ये आपका है इन्वेस्टमेंट, यहाँ टाइम आएगा, उसके बाद फाइनल जो आपका बनेगा इनटू के बाद वो बनेगा प्रॉफिट। तो आपको इन्होंने डायरेक्ट ही प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट क्या बता दिया आपको, उससे पहले आप एक काम कीजिए, 3 जीरो से तो ये 3 जीरो ख़त्म होती हैं, 19 चौके 76 और 19 दिया 57। यहाँ हमें पता नहीं है टाइम का रेशो बनेगा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है। प्रॉफिट इसने डायरेक्ट आपको बताया कि अनुपात जो है 2:1 के अनुपात में लाभ बट गया। तो आप जब इसे याद करेंगे तो आपको एक फंडा याद आएगा, प्राइस कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर वाला, जो फंडा मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ 2 वैल्यू हैं, यहाँ 2 वैल्यू हैं, राइट का साइन बनाएंगे, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो वही सेम करते हैं इसमें। तो आपको पता है राइट वाला साइन बनाएंगे, 3 दूनी 6 यूनिट यहाँ और 4 एकम 4 यूनिट यहाँ, मतलब जो टाइम है वो 6 और 4 यूनिट है। तो आप ये देखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे समय के लिए पैसे लगाया है। तो आपको पता है कुछ महीने के बाद विवेक जी आए थे और वर्ष के अंत में लाभ बटा। तो हमें पता है कि पूरे समय के लिए हमारे मनन भाई ऐसे थे जो पूरे समय के लिए जुड़े रहे, यानी कि 12 महीने के लिए। मतलब ये जो 6 यूनिट है ये 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट 2 के बराबर। इसका मतलब है कि हमारे जो विवेक भाई थे उन्होंने कितने माह काम किया, 8 माह तक काम किया। पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ये कहते विवेक कितने महीनों के बाद आया। अगर साल में 8 महीने काम किया तो 4 महीने बाद आया होगा। तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर होगा आपका 4। बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15 और 14 है। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्रिया मूल्य CP और SP का अनुपात है 15:14। तो हानि सबको पता है सर, हानि हुई है 1 यूनिट की। कितने पर हुई है सर, 15 पर हुई है। 1/15 का फ्रैक्शन सब जानते हैं, 1/15 का फ्रैक्शन होता है 6.66%, या इसे ही बोल सकते हैं 6 से ही 2/3%। कहाँ है सर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरल कीजिए, एक बार फिर से आपको सरलीकरण मिल गया। कैसे करेंगे देखिए सर, सरलीकरण का कोई इससे आसान तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। ये कहता है 1728 को भाग कर दीजिए x से, और फिर जो आए उसके बटे में है, मतलब फिर भाग करना है। तो आप समझते हैं कि हाँ, अगर इसका शब्द का मतलब है इस वाले का कि भाग करना है किससे, 3.6 से गुना 0.2 से। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं ये लिखा है कि A/B को भाग करो C से, तो आप डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं कि A/B, भाग के जगह साइन आएगा गुना का, और A ये है C/1, तो इसे कर दोगे 1/C। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इसे मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये भाग है तो इसके जगह साइन लग जाएगा मेरा गुना का। ठीक है सर, गुना का साइन लग जाएगा, और ये वाली बात 1/, में चली जाएगी, 1/, इतने में चली जाएगी। तो ये जाएगा 1728 के बटे में। कितना जाएगा, 3.6 गुना 0. तो आप देखेंगे 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ है, 2 अंक बाद ही यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट करिए। आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या बनी, 1728 बटे x गुना 36 गुना 2, और बराबर में आपको क्या मिला हुआ है, बराबर में मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1728 अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता है 12 की क्यूब होता है। इसमें क्या मतलब है, ये है 12 गुना 12 गुना 12, तो 12 तिया 36, 3 दूनी 6, और 6 से गया 2 बार 12। इस 2 से इधर वाला 2 कैंसिल हुआ, तो x इधर जाएगा और इधर सिर्फ क्या रह गया, ये वाला 12। तो x का डायरेक्ट मान आपके पास आ गया है 12। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का जो औसत है वो 30 है। मतलब आप जानते हैं एवरेज या औसत क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या, या पदों की संख्या आप बोल सकते हैं सर।
तो अब आप इतना बोल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इस बात को कह सकते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे पद कितने हैं? 3। तो अगर औसत 30 है तो ये कब आया होगा? जब हमने 14 प्लस 31 प्लस एक नंबर मैंने मान लिया कोई ABCD मेरा नंबर A था, और भाग मैंने जब 3 से दिया होगा तब मेरा 30 आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? 30 दिया 90 बराबर, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे आपको मिलेगा 45 प्लस 1। तो आपके पास डायरेक्ट A का मान निकल के आ जाएगा 45, यानी कि वो तीसरी संख्या को क्या होना पड़ेगा? उस तीसरी संख्या को 45 होना पड़ेगा, तभी एवरेज 30 बन सकता है 3 संख्या। ठीक है सर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इतना अच्छा बताऊंगा, मतलब आप ये समझिए कि आप जानते हैं कि जब इकाई अंक आपको याद करना हो तो आप क्या करेंगे? पावर को सबसे पहले आप भाग करते हैं 4 से, ठीक है। अब उसके बाद 4 से भाग करके एक आप साइकिल सिटी निकालते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात आप बता दीजिए, यूनिट डिजिट क्या है? 19 की पावर आपको दी गई है 144, इकाई अंक आपसे पूछा है, तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, यहाँ आपका इकाई अंक क्या है? यहाँ मेरा इकाई अंक है 9। और 9 की पावर कैसी है? 9 की पावर का एक फंडा होता है कि 9 की पावर यदि सम है और यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर इवन है और 9 की पावर ओड है, तो एक कंडीशन होती है। तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? यहाँ से कि अगर 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं 9 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 2 मतलब 989 यूनिट डिजिट 1। तो यहीं से फंडा बन जाता है कि अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9 होगा, लेकिन अगर सम है तो इकाई अंक 1 होगा। तो आप खुद बताइए, यहाँ 9 है, इसकी पावर कैसी? आप कहेंगे सम है, और सम का फंडा क्या कहता है? सम का फंडा कहता है कि यूनिट डिजिट 1 होगा। कुछ काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 पकड़ेंगे, राइट करेंगे और अपने घर आएंगे। मैं आपको 2 चीज़ें इसी में इसके साथ इंक्लूड करके बता देता हूँ। होता क्या सर, 5 और 6 इनके घाते कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 और 6 ही आएगा। दूसरा, 4 और 9 के साथ आप घात में खेल सकते हैं, सम और विषम। अगर सम है तो ये आएगा, विषम है तो ये आएगा। और क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल पर बनता है तो इन्हीं 2 टाइप पर बन सकता है। ये मैंने आपको यहीं बता दिया, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 संख्याओं का HCF इतना है, LCM इतना है, एक संख्या ये है, दूसरी क्या होगी? तो आप इसका एक फॉर्मूला जानते होंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का HCF इंटू दोनों संख्याओं का LCM। तो जब आप यहाँ इस चीज़ को पुट करेंगे, 9th क्लास के पहले चैप्टर में ये चीज़ें दी हुई हैं, NCERT की बुक में यही क्वेश्चन का टाइप है। तो HCF कितना है? 11। LCM कितना है आपके पास? 600। एक संख्या है 77, दूसरी संख्या आपको बतानी है, मान लीजिए वो हो गई B। तो B का मान कैसा निकलेगा? 11 गुना 609 डिवाइड करेंगे 77 से, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा B। तो 11 से 7 बार है और 7 से काटेंगे, 7 8 56, बचे कितने? 4, 7 7 49, यानी कि 87। तो B का मान आपका आया 87, और 87 आपको कहाँ दिख रहा है सर? 87 ये रहा सर। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हैं। एक हमारे D भाई हैं, एक तुषार भाई हैं, ये कार्य करते हैं और कार्य करते हुए अलग अलग, ये 9 दिन में कर देते हैं, ये 12 दिन में। तो पहले अब इसने पूछा क्या है? दीप्तेश से कार्य जो है शुरू होगा, यदि वे बारी बारी कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में होगा? मतलब वो अल्टरनेटली काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डे पे ये क्वेश्चन है। तो पहले आप इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम हो गया आपका 36, 9 से 4 बार, 12 से 3। हमारे पास इनके एफिशिएंसी आ गई है सर। ठीक है, कार्य बारी बारी शुरुआत कौन करेगा? दीप्तेश। मतलब पहले दिन आएगा दीप्तेश, कार्य हो जाएगा मेरा 4,
सेकंड डे जो होगा मेरा, उस दिन आएगा टी वाला व्यक्ति जो है तुषार, कार्य हो जाएगा टी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 2 दिन की साइकिल सिटी में 2 दिन में मेरा कार्य हो गया है 7 काम। कितना काम हो गया भैया? मेरा 7 काम हो गया है। मुझे कितना कराना? 36। तो मैं 7 से 36 के आसपास का कोई ऐसा नंबर पकड़ूंगा जो 7 का मल्टीपल हो। 7 पंजे 35, तो 5 की गुना इधर होगी तो 5 की गुना इधर होगी, तो 5 दूनी 10। दिन में कार्य कितना हो गया? 7 पंजे 35। तो बताइए कार्य कितना बचा? उसके लिए क्या करते हैं, आप डायरेक्ट देखिए। जब फाइनल आप खेल रहे हो तो आप क्या करेंगे, फाइनल खेलते टाइम आप डायरेक्ट लिखेंगे 10 दिन कार्य हो गए, 36 काम करना, कितना हो गया? 35। कितना बचा सर? 1 बचा। करना कौन आएगा? देखिए, जब ये पूरी की पूरी गुना हो जाती है तो बात खत्म होती है सेकंड वाले पे, तो शुरू होगा फिर फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला कितना काम करता है? 4। तो 1 काम करना है 4 की एफिशिएंसी से, 1/4 दिन में हो जाएगा, यानी कि 10 सही 1/4 दिन में पूरा वर्क आपका हो जाएगा। कहाँ है आंसर? ये रहा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपये और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपये हो जाती है। ये आया हुआ 2024 का ही क्वेश्चन है सर। देखते हैं, बात याद रखिए, यहाँ एक प्रिंसिपल था, 4 साल बीते, रुपये मुझे प्राप्त हुए 700। पूरे के पूरे आपको बताया गया, अमाउंट बताया गया सीधा कि ब्याज भी जुड़ गया 700। फिर अगले जैसे ही मैं और 4 साल बढ़ा तो रुपये प्राप्त हुए 1000, रुपये प्राप्त हुए मुझे 1000। तो मुझे एक बात पता चल रही है कि हर जगह मुझे 4 वर्ष का रिलेशन मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। प्रिंसिपल से 4 वर्ष बाद 700 और 700 से 4 वर्ष बाद 1000 रुपये। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन बनाता हूँ जिसे कहते हैं अनुपात वाला। तो मैं ये देखता हूँ कितने रुपये हो गए। अगर मैं इसे प्रिंसिपल मान लूँ 1000 के लिए, तो आप कहेंगे कि 1000 के लिए प्रिंसिपल था 700, इसी पे ब्याज लग के बना होगा। तो आप कैसे निकालते थे फ्रैक्शन कि 10 रुपये से 11 हो गई तो कितनी बढ़ गई, ऐसे करके। लेकिन फ्रैक्शन डायरेक्ट भी मिल जाता है। कितने हो गए? 1000 रुपये। किस पे हो गए? 700 पे हो गए सर। तो फ्रैक्शन हो गया 10/7, और ये 10/7 जो फ्रैक्शन है ये है 4 वर्ष का। तो आप कहेंगे 4 वर्ष में जो राशि होती है वो हो जाती है 10/7। मतलब किसी प्रिंसिपल का 10/7 जब मैंने किया होगा तो मुझे 700 रुपये मिले होंगे। तो 7 सत्ते 49, यानी कि P × 10 बराबर 7 सत्ते 4900 रुपये हो गए। और जब 10 से भाग दोगे आपको मिलेगा 490। तो आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल था आपका 490 रुपये। ये रहा सर आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है सर। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको एक बात याद रखनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जब रेलगाड़ी होगी सर, रेलगाड़ी जो होती है 2 कंडीशन 3 कंडीशन आपको मिलेंगी। एक तो होगी व्यक्ति को, व्यक्ति के साथ आप कह सकते हैं खंबे को। दूसरा हो सकता है सर किसी पुल को पार कर रही हो, किसी दूसरी रेल को पार कर रही हो, या किसी सुरंग को पार कर रही हो। तो आप इस कंडीशन में एक बात देखेंगे कि जब रेल किसी आदमी को गुजर के जाएगी तो रेल आपकी इतनी बड़ी होती है सर। आदमी एक छोटा सा टिचकू भैया होता है, आदमी एक छोटा सा होता है ये वाला। तो रेलगाड़ी जब पार करके जाएगी किसी भी व्यक्ति को, तो आप देखिए कितना समय लगा। कोई आदमी की कोई लंबाई चौड़ाई है, रेलगाड़ी की चौड़ाई की और लंबाई के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो व्यक्ति एक न्यूनतम मान है। न्यूनतम देखिए ये जा रही टेक्नोलॉजिया के साथ, तो आप कहेंगे कि ये एक न्यूनतम मान है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी दूरी होगी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस जो होगी वो होगी लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर। लेंथ ऑफ ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, लेंथ ऑफ ट्रेन। और जब दूसरी कंडीशन आएगी उस टाइम डिस्टेंस जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस अदर आर्टिकल, यानी कि अदर कोई भी चीज़ें, अदर पुल हो, रेल हो, सुरंग हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, उस सब की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। पर इस कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये कंडीशन कहती है स्पीड है आपकी ट्रेन की 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ट्रेन की जो लंबाई है वही हमारी डिस्टेंस है, वो है आपकी 100 मीटर। पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, टाइम जो आपका लगता है वो लगता है 25 सेकंड का। तो क्या हुआ होगा, आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय में अगर आप इसे रखें तो चाल आपको जब किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है और सेकंड में, तो चाल भी आपको मीटर सेकंड में करनी होगी। तो 36 को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि चेंज क्या करें, तो आप देखिए यहाँ है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में। तो आप एक बात ध्यान रखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। नंबर है 18/5, आप भूल जाते हैं कौन सा कब ऊपर होगा कौन नीचे। तो बताइए बड़े से छोटे की तरफ जा रही है, तो जब छोटे की तरफ जाएगी तो ऊपर छोटा नंबर होगा, बात खत्म। जब छोटे से बड़े की तरफ जाएगी तो ऊपर बड़ा नंबर होगा, यानी कि 18/5 होगा। बात क्लियर है। तो अब आप क्या बताएंगे कि चाल थी 10, दूरी 100 मीटर वही, और टाइम कितना लगा आपको 25 सेकंड, लेकिन किसे पार कर रही है, पुल को। तो पुल के लिए लंबाई जुड़ेगी उस पुल की, उसे मान लीजिए x, यानी कि लंबाई क्या हो गई, लंबाई ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई x। तो 25 की गुना 10 में करोगे 250 आपको मिला, और ये 250 जो दूरी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई के। लेकिन अगर पुल है तो दोनों की लंबाई, पुल की और ट्रेन की टोटल लंबाई के बराबर होंगी। तो यहाँ से इसे माइनस करती आप कहेंगे x का मान आपका आता है 150 मीटर का जो था वो पुल था आपका। चलिए ये क्वेश्चन आता है सर, इसको करते हैं, बड़े ही आराम से हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को आपको करने की। देखिए सर क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन में 2 वृत्त के ऊपर बात है। तो हमने सबसे पहले वृत्त लेना शुरू किया, 2 वृत्त हैं आपके, एक ये हो गया, एक वृत्त आपका ये हो गया, और दोनों जो वृत्त हैं ये एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को जो है स्पर्श किए हुए हैं, ये दोनों वृत्त एक दूसरे। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ये होती है, ये 8 है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। ये वृत्त ए है, ये वृत्त बी है। फिर आपसे बोलता है यदि बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बाह्य मतलब बाहर से, तो व्यास ए बी वाले क्षेत्रफल, जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप जानते होंगे व्यास या डायमीटर जो होता है ये होता है, अगर मैं त्रिज्या में 2 की गुना कर दूं तो ये मिल जाएगा, मतलब रेडियस चाहिए तो मैं डायमीटर को डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो मेरी रेडियस यानी कि त्रिज्या आ सकती है। तो इसमें क्या होता है सर, इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप बताइए, इसको कहीं से भी नाप लीजिए, दूरी बराबर ही होगी। तो आप सीधा सीधा ये भी तो कर सकते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 4 है। फिर कहता जो आपसे कह रहा है कि व्यास ए बी वाला वृत्त, तो ये ए था, ये बी था, और जब किसी वृत्त को मैं कंप्लीटली ऐसे लाइन खींच देता हूँ तो ये जो बड़ी वाली लाइन बनती है वृत्त के अंदर, सबसे बड़ी जीवा वो होती है व्यास। तो ये आपसे बोल रहा है कि व्यास ए बी वाला, मतलब एक नया वृत्त आपका बना, वो वृत्त कौन सा है, वो वृत्त है ये वाला सा। मैं आपको बना के बताता हूँ, वृत्त है आपका ये वाला, मतलब यहाँ से एक कंडीशन बन के एक वृत्त ऐसे बना होगा। अब इसका क्षेत्रफल आपको बताना, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, देख लेते हैं। अब इसके लिए पूरा का पूरा व्यास कितना हो गया, डायमीटर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस त्रिज्या होगी इसकी आधी 6 सेंटीमीटर। उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा गया है, त्रिज्या है तो क्षेत्रफल बताओ। आप क्षेत्रफल जाते हैं πr² सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये मात्रक है, ठीक है। तो पाई तो आपको दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका कहाँ है सर, ये हमारा आंसर यहाँ। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों।